नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की सीरीज में आज फिर से हाजिर हैं आप सभी के सामने। चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाले समय में और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए मिल सके। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87(1) किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अभिभाषण से, प्रधानमंत्री की शक्तियों से, उपराष्ट्रपति के कार्य से, और इनमें से कोई नहीं। तो ये संबंधित है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। ये संबंधित है राष्ट्रपति के अभिभाषण से। संवैधानिक उपबंध क्या है? संवैधानिक होगा। संवैधानिक उपबंध क्या है? संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत का मतलब साथ साथ, ठीक है, दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 87(1) उपबंध करता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास सभी कार्यकारी शक्तियां निहित है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता करते हैं और सलाह देते हैं, जो ऐसी सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 87 में 2 उदाहरण दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं। वो कौन से हैं? भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित करते हैं जब पुनर्गठित निचला सदन पहली बार मिलता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। यानी जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो जो इसकी पहली बैठक होगी तो उस टाइम जो है संबोधित करेंगे पहली बैठक में। फिर जब हमारा वर्ष का पहला सत्र आएगा, वर्ष का, उस पहले सत्र में जो है राष्ट्रपति दोनों को संबोधित करते हैं। तो आपको पता होगा कि संसद के 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र जो कि आने वाला है, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन। ये तीनों सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी में स्टार्ट होगा, जनवरी के एंड में, और फरवरी स्टार्ट होगा, मई तक जाता है। मानसून वाला मई जून जुलाई में रहता है और शीतकालीन नवंबर दिसंबर में रहता है। तो 3 सत्र होते हैं। अच्छा, ये जो सत्र है इसको बुलाने का निश्चित जो है समय निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि ये परंपरा अनुसार विकसित है।
संविधान में बस इतना वर्णित है कि किन्हीं भी दो सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो न्यूजीलैंड, दानिश, फिनलैंड और आयरलैंड। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आयरलैंड। वहाँ के दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये रहे मार्टिन जी, माइकल मार्टिन जी, जो आयरलैंड के दूसरी बार पीएम बने हैं। आयरलैंड की संसद को ओरेच टास कहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ जो संसद है उसे हम संसद ही कहते हैं, लेकिन जो आयरलैंड की संसद है ओरेच टास कहते हैं। ऊपरी सदन को एरेन यानी सीनेट कहते हैं और निचले सदन को डेल कहते हैं। ठीक है। इसकी राजधानी जो है डबलिन है और आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो है, याद रखिएगा। ये देख लीजिए मैप पर आयरलैंड की अवस्थिति क्या है। तो ये रहा इंग्लिश चैनल, ठीक है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को बांटता है, अलग अलग करता है। ये इंग्लैंड, ये वेल्स, ये रहा इंग्लैंड, ये रहा वेल्स, ये रहा स्कॉटलैंड और ये नॉर्दर्न आयरलैंड। ये मिल करके क्या बनाते हैं? यूके का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो आप जो है देख सकते हैं मैप पर, और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। यहीं के माइकल मार्टिन जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अच्छा, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि ये ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है। ठीक है। तो एक तो हो गया ये लंदन, जिसे आप लोग जानते होंगे। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल है? तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल है? तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों शामिल होते हैं। जब इसी में जुड़ जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, तब इसे हम बोलते हैं यूके। तो यूके में कौन कौन आता है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, ये वाला भाग, तब हम बोलते हैं यूके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दर्जा प्रदान किया गया है। यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी की मान्यता के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो इसमें से कौन कौन कथन सही हैं? तो दोनों कथन सही हैं। अभी हाल ही में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। और किसके रामसर सम्मेलन में? यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में। यूनेस्को ने 2015 से रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी की मान्यता के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो ये भी कथन सही है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, व्याख्या को देखें। तो यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय
मान्यता और दर्जा प्रदान किया गया है। इंदौर और उदयपुर अब दुनिया के चुनिंदा भर में 31 वेटलैंड सिटीज में शामिल हो गए हैं। तो कुल जो है 31 वेटलैंड शामिल है, ठीक है। उसमें से उदयपुर और इंदौर अपने भारत का शामिल है। इंदौर क्यों चुना गया? तो इंदौर को स्वच्छ भारत अभियान में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। शहर ने अपने जल निकायों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई पहल की हैं। और उदयपुर क्यों शामिल हुआ? इसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर ने अपनी झीलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शहर ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी झीलों को पुनर्जीवित किया है। वेटलैंड सिटी क्या होते हैं? तो वेटलैंड सिटी वे शहर होते हैं जो अपने जल संसाधनों, झीलों और आर्द्र भूमियों के संरक्षण और समग्र प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। ये शहर न केवल अपने नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनते हैं कि कैसे शहरी विकास का पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी की मान्यता के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो ये स्टेटमेंट में था हमारा। इसका उद्देश्य उन शहरों को सम्मान और स्वीकार्यता देने की है जो अपनी नम भूमि और प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ जुड़े संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए गंभीर और सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न ये भी मतलब ऐसे भी आ सकता है कि विकास बनाम सतत विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, तो इसके साथ भी इस पॉइंट को जोड़ा जा सकता है। तो स्टेटमेंट कुछ भी बना सकता है, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। यूनेस्को के बारे में देख सकते हैं। अच्छा, इंदौर और उदयपुर कहाँ के शहर हैं? एमपी के शहर हैं, ये पता होना चाहिए हमें। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है, तो ये याद रखिएगा। यूनेस्को का रामसर सम्मेलन क्या है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। इसे आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है। यह कन्वेंशन दिसंबर 1975 में लागू हुआ। साइन कब हुआ? 1971 में। 4 साल बाद जो है लागू हुआ, +4 यानी 1975 में लागू हुआ। और 1 फरवरी 1982 को इस पर जो है भारत ने हस्ताक्षर किए थे। तो 82 मतलब यहाँ से जब +7 करेंगे तो 1982 यहाँ पर भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को दुनिया भर में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुए थे। तो उसी की याद में ये 2 फरवरी को दुनिया भर में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो नेशनल जियोग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या 29 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को।
नेशनल जियोग्राफिक डे हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है, जो नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी की स्थापना की याद में है, जो विज्ञान, अन्वेषण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक मानी जाती है। यह दिन सोसाइटी के पृथ्वी, प्रकृति और मानवता के को समझने के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने के साथ साथ लोगों को हमारे ग्रह की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को वाशिंगटन डीसी, यूएसए में 33 दूरदृष्टा व्यक्तियों द्वारा की गई थी। तो 33 महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि 27 जनवरी 1988 में, और इसकी स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? भूगोल, विज्ञान और मानवता के अध्ययन को बढ़ावा देना है, प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, दुनिया भर के रहस्यों को उजागर करने के लिए अन्वेषण और खोज को प्रोत्साहित करना है। तो 3 मुख्य उद्देश्य हैं। इसका महत्व क्या है? नेशनल जियोग्राफी डे का महत्व क्या है? प्रकृति और पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विज्ञान और अन्वेषण का सम्मान करना, लोगों को शिक्षित करना और प्रेरित करना। यह दिन यह संदेश देता है कि हर व्यक्ति के पास पृथ्वी के अन्वेषण, संरक्षण और सुरक्षा में योगदान देने की शक्ति है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो यहाँ पर स्वास्थ्य सूचकांक है। स्वास्थ्य सूचकांक, बस इतना ही पढ़ करके आप टिक न मारिएगा, ठीक है। इसके आगे राजकोषीय भी जुड़ा है। राजकोषीय, तो राजकोषीय क्या होता है? यानी जो भी सरकारें होती हैं, चाहे वो केंद्र की हों या राज्यों की हों, उनको संचालित करने के लिए, वहाँ पर प्रशासन का कार्य देखने के लिए उनके पास राजकोष होता है। तो उस राजकोष में कैसा प्रदर्शन रहा है, उसके लिए ये सूचकांक जारी किया गया है। और किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? उड़ीसा है। चलिए व्याख्या को देखें। तो 18 प्रमुख राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य जो है देखा गया। 2022-23 में वित्तीय वर्षों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन को ध्यान में रखता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 5 प्रमुख उप सूचकांक शामिल हैं। तो व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। ये 5 पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये उप सूचकांक है। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। अचीवर राज्यों की श्रेणी में कौन कौन से हैं? 1 से 5 तक रैंकिंग है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। फ्रंट रनर के रूप में कौन है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। परफार्मर की श्रेणी में कौन कौन है? तो तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। एस्पिरेशनल जो है केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो ये 4 कैटेगरी हैं, तो आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो है FHI अंक है। व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता। ये 5 उप वाले हैं, ठीक है, और ये मुख्य है। तो
तो इसमें उड़ीसा जो है 67.8 का स्कोर किया है। वहीं छत्तीसगढ़ 55.2 का, गोवा जो है 53.6 का स्कोर किया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है इसके बारे में देखें तो इस उद्देश्य क्या है, संतुलित क्षेत्रीय विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करता है, जो कि 25 जनवरी 2025 को जारी किया गया। आकलन 18 प्रमुख राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य जो है देखा गया। चलिए 5 प्रमुख उप सूचकांकों पर आधारित व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेकशीलता, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का महत्व क्या है, तो राजकोषीय स्वास्थ्य ढांचा यह राजकोषीय समेकन, पारदर्शिता और संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है। राष्ट्रीय विजन को समर्थन, सूचकांक से मिलने वाले परिणाम भारत के विकसित भारत @2047 को प्राप्त करने के व्यापक विजन के अनुरूप है, जहां राज्य स्तर पर वित्तीय अनुशासन देश के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार राज्यवार श्रेणियां बनाई गई, जिसमें अचीवर जो है 50 से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो उन्हें अचीवर की श्रेणी में रखा जाता है। वित्तीय स्वास्थ्य में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता होते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात थे। फ्रंट रनर में जो है 40 से 50 के बीच में जो स्कोर करता है उन्हें रखा जाता है, जो कि मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक इसमें शामिल थे। परफार्मर जो है 25 से और 40 के बीच में जो स्कोर करते हैं उन्हें परफार्मर की श्रेणी में रखा जाता है, जो कि मध्यम वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार व हरियाणा जो है इसमें शामिल है। इंस्पिरेशनल जो है वो 25 से जब कम स्कोर करते हैं तो उन्हें एस्पिरेशनल में रखते हैं। इन्हें वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता होती है, जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व पंजाब इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखें तो सिंधु जल संधि पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी 1962 में प्रभावी हुआ, ठीक है, जिसकी मध्यस्थता में विश्व बैंक ने भूमिका निभाई थी। तो इसमें से कौन से सही हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें सिर्फ दो हमारा सही है, क्योंकि ये 1962 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। चलिए मुख्य बातें देख लेते हैं। तो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा वर्तमान घटनाक्रम से संबंधित है। प्रसंग क्या है? सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की शर्तों के तहत नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने फैसला किया कि वह सिंधु संधि नदियों पर निर्मित जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम था। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो क्या है कि ये वास्तव में जो है दो रनिंग वाटर हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तो वो किस पर है? तो एक जो है जो है किशनगंगा पर है, झेलम की सहायक नदी है। किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जो कि झेलम पर बनी है, झेलम पे। और एक है रतले जल विद्युत परियोजना है,
वो जो है चिनाब नदी पर बनी है। तो ये जो है पाकिस्तान जो है इसी का विरोध करता है। ये रनिंग हाइड्रो वाटर है, ठीक है, यानी यहाँ पर कोई रिजर्वायर नहीं बनाया गया है। ये बहते हुए नदियों से जो है बिजली उत्पादन किया जाता है। इसी को जो है पाकिस्तान लेकर के विवाद खड़ा करता रहता है। तो ये जो है संधि जो है 1960 में हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि देखें तो सिंधु जल संधि की शर्तों के तहत निर्धारित विवाद समाधान तंत्र के अनुसार विवादों को पहले स्थायी सिंधु आयोग द्वारा हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगर वहाँ नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे, सफल नहीं होते हैं तो मामले को विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा देखा जाएगा। यदि वह भी विफल रहता है तो मामले का निर्णय मध्यस्थता न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रमुख बिंदु देखें तो सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है, जिसकी मध्यस्थता जो है विश्व बैंक द्वारा की गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि ये इंडस आती है इस तरीके से, ठीक है, फिर झेलम इसमें मिलती है, फिर चेनाब मिलती है, फिर यहाँ पर जो है ब्यास, सतलज, ये जाकर के और रावी भी मिल जाती है। तो ये नदियाँ जो है पूर्व की 3 नदियों को जो है भारत को दिया गया अधिकार, और पश्चिम की 3 नदियों का जो है पाकिस्तान को दिया गया। देख लेते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक की मध्यस्थता से वार्ता 1950 के दशक में शुरू हुई और 19 सितंबर 1960 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा कराची में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के साथ इसकी परिणति हुई। इस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग और वितरण को नियंत्रित करता है। कवर की गई नदियां कौन कौन सी हैं, तो पश्चिम की नदियां जो है पाकिस्तान को आवंटित हुई हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब। तो मैप देखेंगे तो ये है, ये रहा झेलम, ये रहा चिनाब और ये रहा सिंधु। ये तीनों पाकिस्तान को दी गई हैं, ठीक है। और पूर्वी नदियां भारत को आवंटित, जैसे रावी, ब्यास, सतलज। तो रावी, ब्यास, सतलज जब देखेंगे तो कौन कौन सी हैं, तो ये रही रावी और ये रहा ब्यास और ये रहा सतलज। ये तीनों भारत को आवंटित किए गए थे, मतलब नदियों का जल का उपयोग करने के लिए भारत को दिया गया था। जल आवंटन जो है पूर्वी नदियों के जल पर भारत का विशेष अधिकार है। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के जल पर अधिकार है, लेकिन भारत को सीमित उपयोग की अनुमति है। वास्तव में इस संधि के तहत भारत को सिंधु नदी प्रणाली द्वारा बहाए जाने वाले पानी का लगभग 40% हिस्सा मिला, जबकि पाकिस्तान को 60% हिस्सा मिला। इसमें संस्थागत तंत्र को देखें तो संधि को लागू करने और प्रतिबंधित करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना भी की गई थी। विवादों को सुलझाने और आंकड़ों का आदान प्रदान करने के लिए आयोग नियमित रूप से बैठकें करता है, साल भर में एक बार जरूर कर लेता है। जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा 2 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर विवादित है। एक बांदीपुरा जिले में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर है, जो किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से है, ठीक है। दूसरा जो है रतले जल विद्युत परियोजना है, जो किस पर अवस्थित है, तो चिनाब पर है।
जिसे अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, जो किश्तवाड़ जिले में चिनाब पर स्थित है। इनकी अवस्थिति को देख लिया। दोनों ही रन ऑफ द रिवर हैं, यानी बहते हुए पानी पर परियोजनाएं बनाई गई हैं। वहाँ पर कोई रिजर्वायर नहीं बनाया गया है, यानी कोई डैम नहीं बनाया गया है। डैम क्या होता है? जब यहाँ पर हम कोई, ये मान लीजिए लैंड है, इधर भी लैंड है, और यहाँ पर हमने दीवार खड़ा कर दिया, और ये नदी जो है इधर से बहती हुई आ रही है। ठीक है, नदी से बहती हुई आ रही है, और यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से जब हम पानी छोड़ते हैं तो आता है टरबाइन पर, और टरबाइन घूमता है, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गतिज एनर्जी में। और वही गतिज ऊर्जा जो है बिजली उत्पन्न करने का काम करती है। तो यहाँ पर कोई जो है डैम नहीं बनाया गया है, रन ऑफ दी रिवर परियोजनाएं हैं, जिसका अर्थ है कि वे नदी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करके और उनके मार्ग को बाधित किए बिना बिजली क्रमशः 330 मेगावाट और 8.50 मेगावाट उत्पन्न कर रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बार बार आरोप लगाया है कि ये दोनों परियोजनाएं इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करती हैं। ठीक है, भारत ने फैसला किया है कि सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत होने तक स्थायी सिंधु आयोग की कोई और बैठक नहीं होगी। पिछली बैठक मई 2022 में दिल्ली में हुई थी। आज के सेशन का एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। तो आज का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये ब्लड मनी या दिया के बारे में है। तो इसका उल्लेख जो है इस्लामी शरिया कानून में है। कई देशों ने इसके प्रावधानों को घरेलू कानूनों में शामिल किया है, पर भारत में शामिल नहीं किया गया है। ब्लड मनी या दिया के नियम के तहत अपराधी को पीड़ित व्यक्ति या उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को एक निश्चित मात्रा में मूल्यवान संपत्ति, मुख्यतः मुद्रा यानी पैसा, करेंसी का भुगतान करना होता है। यह प्रथा मुख्यतः अनजाने में हुई हत्या, गैर इरादतन हत्या के मामले में अपनाई जाती है। इसे उन हत्या के मामलों में भी लागू किया जाता है जहां पीड़ित के परिजन किसास यानी शरिया के तहत प्रतिशोध का एक तरीका के माध्यम से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। इसका अंतिम लक्ष्य मानव जीवन की कीमत लगाना नहीं, बल्कि प्रभावित परिवार की दुर्दशा एवं पीड़ा व उसकी आय में संभावित नुकसान को कम करना है। हालांकि भले ही संबंधित पक्ष ब्लड मनी के माध्यम से सुलह कर लेते हों, किंतु समुदाय और राज्य के पास दंड देने सहित निवारक दंड लगाने का अधिकार रहता है। ब्लड मनी बनाम प्ली बार्गेनिंग। तो क्या है, भारत की औपचारिक कानूनी व्यवस्था में ब्लड मनी देने का प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि भारत में भी अभियुक्तों को प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियोजन पक्ष के साथ संवाद करने का एक अवसर प्रदान किया जाता है। इस अवधारणा को प्रत्यक्ष रूप से ब्लड मनी के बराबर नहीं माना जा सकता, किंतु इस योजना में बताई गई प्रक्रिया के तहत अभियुक्त रियायत के बदले में किसी विशेष अपराध के लिए स्वयं को दोषी घोषित करते हुए दलील दे सकता है। इसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 11A के तहत शामिल किया गया है। ब्लड मनी के समान ही प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से पीड़ित को धारा 265E के तहत मुआवजा प्राप्त करने की अनुमति भी मिल सकती है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 1990 में प्ली बार्गेनिंग का उल्लेख करते हुए इसे समयबद्ध बनाया गया है। इसके तहत आरोप तय होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। BNSS की धारा 293 के तहत मामले का पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटारा करने के लिए न्यायालय ऐसे अभियुक्त को अपराध के लिए निर्धारित सजा का 1/4 या 1/6 हिस्सा सजा दे सकता है। प्राचीन भारत में भी जो है ये व्यवस्था मौजूद थी प्ली बार्गेनिंग वाली। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में अपराधों के लिए कानूनी उपचार के भाग के रूप में जुर्माने और क्षतिपूर्ति की चर्चा की गई थी। अच्छा, अभी ये हो क्यों रहा है, ये मतलब ये टॉपिक क्यों लाया गया है आपके सम्मुख? तो ये भी यमन में क्या हुआ कि एक भारतीय नर्स जो थी उसके व्यापारिक साझेदार की कथित हत्या के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई थी। मतलब कोई पार्टनर था तो उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए उसे सजा दी गई तथा उसे बरी कराने के लिए ब्लड मनी यानी शरिया कानून के तहत जो है दिया गया। ठीक है, इसी को लेकर के ये टॉपिक जो है करंट में बना हुआ है। तो ब्लड मनी बनाम प्ली बार्गेनिंग को हमने देखा। ब्लड मनी का दायरा व्यापक है, जबकि प्ली बार्गेनिंग की अनुमति निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू नहीं की जा सकती। कब कब लागू नहीं की जा सकती? यदि किसी अपराध के तहत 7 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दी गई हो, यानी कोई भी ऐसा कार्य जिसमें 7 वर्ष से ज़्यादा जो है सजा का प्रावधान हो, तो वहाँ ये लागू नहीं होगा। यदि अभियुक्त को पहले भी इसी तरह के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, ठीक है, तो भी ये लागू नहीं होगा। महिलाओं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ अपराधों की स्थिति में हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की स्थिति में भी लागू नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अभियुक्त को स्वेच्छा से दोषी होने की दलील देने के लिए आगे आना होगा और उसे मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो ये रहा आज का सेशन। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में।